गुड इवनिंग गाइस। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यू पॉइंट्स करेंगे आज। सबसे पहले आप लोग लिखिए गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बताना है कि क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज। ठीक है, तो आज का पहला पॉइंट, परचेज मशीनरी फॉर कैश। इजी। परचेज मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी खरीदी फॉर कैश, तो क्या होगा, कैश गया और मशीनरी आ गई, तो मशीनरी इंक्रीज। मशीनरी एक एसेट है, मशीनरी इंक्रीज और कैश डिक्रीज। राइट, ये तो आपने किया हुआ है। अब लिखो सेकंड पॉइंट जो आपके लिए न्यू है, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस। स्पेलिंग जरा ध्यान से, इंस्टॉलेशन चार्जेस, INSTALLATION, इंस्टॉलेशन चार्जेस। आपने सुना होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे करो अंडरलाइन, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि ये इंस्टॉलेशन चार्जेस होते क्या हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर कुछ इंस्टॉलमेंट होती होगी, जो EMI सुना है हमने, बट ये वो नहीं होते। इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब जब आप कोई मशीनरी को इंस्टॉल करवाते हो, मतलब सेटअप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप AC खरीदते हो और उसको सेटअप करने के जो खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब ये सोचो जब ये खर्चे होंगे तो क्या होगा। तो काफी बच्चों को लग रहा होगा सर कैश तो पक्का जाएगा, तो कैश तो गया, कैश तो होगा डिक्रीज। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, कुछ बच्चों को लगता है कि सर कैपिटल डिक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, इसमें होगा मशीनरी इंक्रीज। कैश तो डिक्रीज होगा लेकिन मशीनरी इंक्रीज होगी। आई नो अब काफी स्टूडेंट्स को डाउट आने वाला है कि सर मशीनरी कैसे इंक्रीज हो गई, एक खर्चा ही तो किया है। तो ये भी मैं समझाऊंगा, इसका रीजन है, अभी दूंगा। इससे पहले आप एक नोट लिख लो, रीजन देने से पहले एक नोट लिख लो। इंस्टॉलेशन चार्जेस are added to the cost of machinery या to the cost of asset. Installation charges are added to the cost of asset. ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका रीजन मैं आपको अभी दे रहा हूं। अब सुनो ध्यान से। सपोज आपने AC खरीदा, ठीक है, एक होता है विंडो AC, एक होता है स्प्लिट AC। मान लो आपने स्प्लिट AC खरीदा जो रूम में लगाते हैं, और वो AC था 25,000 का, 25,000 का AC लिया, ठीक है। उसके बाद जब वो आपने रूम में सेटअप करवाना है, तो टेक्नीशियन आए, उन लोगों ने रूम में सेटअप किया, और आपको पता है एक पार्ट उसका बाहर लगता है, राइट, बालकनी में, ठीक है, एक पार्ट उसका बाहर लगा। तो सेटअप करने में पूरी वायरिंग जाती है वॉल के अंदर से, ठीक है, वो वायरिंग लगी और 5,000 और खर्च हो गए। 25,000 का AC था, 5,000 और खर्च हो गए। तो रात को जब आप अपने डैड के साथ बैठोगे, उनसे बात करोगे कि पापा AC कितने का पड़ गया, तो पापा क्या बोलेंगे, बेटा 25 का AC था प्लस 5,000 का खर्चा हो गया, तो टोटल AC कितने का पड़ गया, 30,000 का। पापा ऐसे बोलते हैं ना। पॉइंट क्या है, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, उसको यूज करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं, हम वो सारे खर्चे मिला के कॉस्ट निकालते हैं। ऐसा होता है। एक और एग्जांपल,
मान लो आप डैड के साथ कार खरीदने गए, ठीक है, कार लेने शोरूम पे। तो आपने सुना होगा एक होता है शोरूम प्राइस। मान लो आपको i10 पसंद आई सपोज, और उसका शोरूम प्राइस है 5 लाख, ठीक है। तो वहां का जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉय है, वो आपको बताएगा कि सर कार तो 5 लाख की है, लेकिन जब आप खरीदोगे तो आपको 6 लाख की पड़ेगी। इसका रीजन पता है? सर ये टैक्स वो टैक्स, ऐसा होता है ना, ऑन रोड टैक्सेस इतने पड़ जाते हैं, उसके डिलीवरी के लिए ये खर्चे, तो 5 लाख की गाड़ी 6 लाख में पड़ जाती है। सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं ऑन रोड प्राइस, कि रोड पे आते आते इतने की पड़ जाएगी। तो आपके पापा क्या बोलेंगे, बेटा गाड़ी 5 लाख की या 6 लाख की? पापा 6 लाख की बोलेंगे। रीजन, हम तो वो कॉस्ट देखते हैं जितने की हमें पड़े, राइट। हमें कार पड़ी 6 लाख की, हम तो उसको काउंट करेंगे, हमें क्या मतलब 5 लाख से। एक और रीजन, मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डोमिनोज गए, ये तो सबको पता है, राइट। मान लो वहां पे आपने पिज्जा पसंद किया, फार्म हाउस, कंट्री स्पेशल, ये नाम सुने होंगे, जिसका प्राइस लिखा हुआ है 300 मीडियम का। क्या कभी आपको वो 300 में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वो कितने का पड़ेगा? 400 450 अराउंड, राइट, क्योंकि टैक्सेस लग जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे फ्रेंड्स को अपने कि पिज्जा कितने का पड़ गया, 300 का या 450 का? आप 450 काउंट करोगे। रीजन, हम तो अल्टीमेट कॉस्ट देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, जब आप कोई एसेट खरीदते हो ना, उसको यूज करने से पहले जो भी खर्चे होते हैं, इंस्टॉलेशन के, डिलीवरी के, टैक्सेस, वो सारे खर्चे जुड़ जाते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब सेटअप करने के चार्जेस भी हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं, और हम अल्टीमेटली ये बोलते हैं कि हमें तो इतने का पड़ गया। तो जो एसी आपने 25 का लिया था, उस पर 5,000 खर्च कर दिए, तो हम बोलेंगे हमें एसी 25 का था पहले, प्लस 5,000 हमें 30 का पड़ गया। क्लियर? अब लिख लो। तो अब न्यू पॉइंट करेंगे। आप लोग हेडिंग लिखिए डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, ये वर्ड शायद पहली बार सुनो, इसलिए स्पेलिंग ध्यान से, DEPRECIATION, डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है सुनो ध्यान से। सपोज आपने कार खरीदी स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट 6 लाख की, 6 लाख। एक साल बाद क्या उसकी वैल्यू 6 लाख रहेगी? अगर ब्रांड न्यू कार 6 लाख की थी, तो क्या एक साल बाद भी वो 6 लाख की रहेगी? नहीं ना, उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने यूज करी है, वो रोड पे चली है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी तो कम होगी। कुछ वेयर्स एंड टीयर्स होते हैं, कार थोड़ी खराब होती है, कुछ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो जब वैल्यू कम होती है किसी भी एसेट की, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो लिखो, इट इज अ फॉल in the value of an asset, in the value of an asset because of usage or passage of time, ठीक है। It is a fall in the value of an asset because of usage or passage of time, ये लिख लो पहले। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। इट इज अ फॉल, फॉल मतलब वैल्यू कम होना, बिकॉज ऑफ यूसेज, जब कार यूज होगी तो वैल्यू तो कम होगी। आगे लिखा हुआ है और पैसेज ऑफ टाइम। अब ये क्या है? अब सुनो, मान लो आपने 6 लाख की कार खरीद ली, ठीक है, और उसको यूज नहीं किया, उसको आपने सजा के अच्छे से रख दिया, ठीक है, वेयर हाउस में रख दिया, और कार को आपने निकाला ही नहीं। सपोज गैरेज में, वेयर हाउस में कार खड़ी है, आपने उसको बाहर निकाला ही नहीं। एक साल बाद आपने उसको बाहर निकाला, तो क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी? तो भी उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी, वैल्यू तो कम होगी, क्योंकि एक साल तो पुरानी हो गई ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, पैसेज ऑफ टाइम, तो वैल्यू तो कम होती जाएगी अपने आप,
राइट। एक और एग्जांपल, मान लो आपने आज आईफोन लिया, आईफोन 10, ठीक है, जो भी लेटेस्ट है वो लिया, सपोज 80,000 का, और आपने उसको रैप करके गिफ्ट पेपर में अच्छे से रैप करके लॉकर में रख दिया, और आपने उसको निकाला 3 साल बाद बाहर, ठीक है, 3 साल बाद, तो क्या आईफोन की वैल्यू वही रहेगी? बिल्कुल नहीं। रीजन, तब तक न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई होगी, तब तक तो आईफोन 15 16 पता नहीं कौन सा चल रहा होगा, तो ऑब्वियसली पुराने वाले की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, सिर्फ यूज करके वैल्यू नहीं गिरती, अगर टाइम निकलता रहेगा तो भी वैल्यू गिरती रहती है, राइट। अब पॉइंट है कि जब डेप्रिसिएशन होगी एसेट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सपोज depreciate machinery by 50,000। सपोज आपका एसेट डेप्रिशिएट हो गया, अब इसे अकाउंट्स में दिखाना है, बुक्स में दिखाना है, तो कैसे दिखाएं? तो सर मशीनरी तो पक्का डिक्रीज होगी, मशीनरी तो नीचे आएगी, डिक्रीज, ये तो पक्का है, कम हो जाएगी वैल्यू। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? क्या कैश डिक्रीज होगा? नहीं, इसका दूसरा इंपैक्ट होगा कैपिटल डिक्रीज, मशीनरी डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। अब ये कैसे, इसको प्रूव करते हैं, यहां देखना ध्यान से। सपोज आपके पास कैश है 10 लाख और आपके पास कार है 5 लाख की, ठीक है, 10 लाख कैश पड़ा है लॉकर में, 5 लाख की कार है आपने जो खरीदी, तो टोटल कैपिटल कितनी है आपके पास? 15 लाख, राइट। टोटल जमा पूंजी 15 लाख की है। अब मान लो 1 साल बाद आपके अकाउंटेंट ने बोला कि सर कार की वैल्यू कम हो गई, अब तो इसमें वो बात नहीं रही, तो कार की वैल्यू 1 लाख कम हो गई, अकाउंटेंट ऐसा कह रहे हैं, तो कार बची 4 लाख की। क्या कैश में कोई चेंज आया? कैश थोड़ी गया आपका, कैश तो उस टाइम जाता है जब कार खरीदी थी, अब कार की वैल्यू कम हो गई तो कैश थोड़ी गया मेरा, तो कैश में नो चेंज। तो अब देखो कैपिटल कितनी है, 10 + 4 14 लाख। मतलब पॉइंट क्या हुआ, अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होगी तो आपकी जो ओवरऑल जमा पूंजी है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, वो भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि अब कैश इतना है और कार 4 लाख की है, तो अब आपकी कैपिटल 14 लाख काउंट होगी। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। ये मत कहना कि सर कैश डिक्रीज होगा, क्योंकि कैश पेमेंट के टाइम जाता है, बाद में नहीं जाता कि वैल्यू कम होगी तो कैश चला गया होगा। अगर आज आपकी कार की वैल्यू कम हो गई तो पापा 1 लाख देके कैश थोड़ी देके आएंगे उसको, ओनर को, जहाँ कंपनी वालों को, कि ये लो 1 लाख रुपए क्योंकि मेरी कार की वैल्यू कम हो गई। ऐसे थोड़ी होता है, कैश तो उस टाइम गया था, आज तो बस मशीनरी डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। क्लियर? अब लिख लो और एक बार इसको सारा रिवाइज कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। Prepare accounting equation. First point, started business with cash. Started business with cash 5 lakhs. Started business with cash 5 lakhs. Second point, purchased machinery worth 1,80,000, 1,80,000, ठीक है, 180,000। थर्ड पॉइंट, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, purchased goods from Mohan 1 lakh. Purchased goods from Mohan 1 lakh. ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000। Charge depreciation on machinery 10,000. Last point, paid to Mohan
पेड टू मोहन 98,000 in full and final settlement. In full and final settlement. ठीक है, इस पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट. पेड टू मोहन 98,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. आई होप लिख लिया होगा. अब ये क्वेश्चन आप ट्राई मत करना, इसमें 3-4 न्यू पॉइंट्स हैं, तो ये मैं करवाऊंगा. ठीक है, आप लोग बस फॉर्मेट बनाओ. तो स्टार्ट करें. सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 lakhs. तो कैश आ गया 5 lakhs एसेट्स में, और कैपिटल आ गई 5 lakhs. राइट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 lakhs, कैश और कैपिटल. सेकेंड पॉइंट, परचेज मशीनरी फॉर 1,80,000. आपने 1,80,000 की मशीनरी खरीदी, तो क्या होगा, कैश माइनस और मशीनरी में प्लस. तो कैश हो गया माइनस 1,80,000 और एक नया एसेट आ गया मशीनरी के नाम से, तो वो हो गया प्लस 1,80,000. राइट, अब क्लोज कर देते हैं 2 पॉइंट्स के बाद. तो न्यू इक्वेशन आ गई 320 प्लस 180 इज इक्वल टू 5 लाख. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000. अब मान लो आपने जो मशीनरी खरीदी थी उसको सेटअप करवाने में 20,000 लग गए, तो कैश तो गया 20,000, कैश माइनस, और जो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं ये मशीनरी की कॉस्ट में ही जुड़ जाते हैं, तो उसी में प्लस. तो अब न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5 लाख. सो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अल्टीमेटली मशीनरी पड़ गई 2 लाख की. क्लियर, 180 की खरीदी थी, 20 का खर्चा हो गया, टोटल 2 लाख की पड़ गई. नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 1 लाख. आपने गुड्स खरीदे मोहन से उधार पे, तो क्या होगा, गुड्स बढ़ जाएंगे और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. तो नया कॉलम आ गया स्टॉक. तो 1 लाख के गुड्स बढ़ गए और लाइबिलिटी, क्योंकि उधार पे है, नाम आ गया मोहन, तो उधार पे है, तो क्रेडिटर्स में कॉलम बन जाएगा 1 लाख का. राइट, तो कल को पैसे देने हैं, तो न्यू इक्वेशन आ गई 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख और प्लस 5 लाख. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000. अब सुनना, मशीनरी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, कितनी, 10,000. तो मशीनरी तो डिक्रीज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, मशीनरी डिक्रीज के बाद कैश में नो चेंज, क्योंकि कैश तो पहले चला गया जब मशीनरी खरीदी थी. आज क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज. रीजन, जब मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, वैल्यू कम होती है, तो आपके लिए लॉस है, और लॉसेस कहाँ आते हैं, कैपिटल में. तो लॉस से कैपिटल कम हो जाती है. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन से कैपिटल आपकी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉस. तो ये हो गया न्यू इक्वेशन, 3 लाख प्लस 190 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 490. ठीक है. अब सुनना इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ध्यान से सुनना. पेड टू मोहन 98,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. हमने मोहन को पे करे 98,000. ठीक है, इसको छोड़ो. पहले सपोज हमने मोहन को 1 लाख पे करे, मान लो ये पॉइंट है, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे क्योंकि अकाउंट क्लोज, और कैश माइनस हो जाएगा. आपको याद होगा, अगर हमारा उधार है और हमने पे कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म, कैश खत्म. ठीक है, लेकिन हमने 1 लाख नहीं पे करा, कितने पे करे, 98,000. अब सुनना ध्यान से,
मान लो हमने किसी के 1 लाख रुपए पे करने हैं और हम लेके गए 98,000, ठीक है, क्योंकि इंडियंस की एक आदत होती है जब तक बार्गेनिंग ना हो तब तक मजा नहीं आता। तो हमने उसको जाके बोला कि देखो भाई साहब 98,000 है, टेक इट और लीव इट, लेने हैं तो लो वरना मैं जाऊं। अब हुआ क्या कि उसको पैसे चाहिए, लक्ष्मी को कौन मना करेगा, तो वो मान जाएगा ठीक है सर यही दे दो, 1-2 हज़ार कम सही। तो हुआ क्या, मैंने पे करे 98,000, तो कैश तो मेरा 98,000 गया, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि सर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, इसका मतलब अकाउंट क्लोज, इसके बाद दोबारा नहीं आऊंगा देने, यहीं पे हिसाब क्लियर। तो जो मेरा उधार है ना वो पूरा क्लियर, तो वो तो 1 लाख माइनस। दोबारा सुनना, पैसे गए 98,000, लेकिन आगे लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उसे करो अंडरलाइन और वहां लिखो अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोज मतलब कि सर जो पेमेंट थी वो पूरी खत्म, 2,000 पेंडिंग मत समझना। अब सुनो, मैंने पे कितने करने थे, 1 लाख, कितने पे करके आ गया 98,000, तो कितने कम पे करके आया 2,000। वो मेरा फायदा या नुकसान, फायदा, और फायदा कहाँ जाता है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में, तो 2,000 यहाँ पे ऐड होगा, रीजन प्रॉफिट। दोबारा सुनना, मैंने पे करने थे 1 लाख लेकिन डील कर ली 98 में खत्म, तो 2,000 अपने बचा लिए ना, वो प्रॉफिट हो गया। अब अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि सर यहां से 98 माइनस होना चाहिए, तो उसका गलत हो जाएगा। रीजन, अगर आप यहां से 98 माइनस करते हो इसका मतलब 2,000 के क्रेडिटर्स बच गए, 2,000 आप दिखा रहे हो तो वो आपको देने पड़ेंगे, बट क्या आप देना चाहते हो, नहीं, आप तो उसको बोल रहे हो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब अकाउंट क्लोज, तो यहां से पूरे 1 लाख माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये वर्ड आपको दिख जाए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब हिसाब खत्म और बाकी जो बच गए वो फायदा, क्लियर। अब आपको लग रहा होगा शायद कि सर मोहन कम पैसों में क्यों मानेगा, वो अपना नुकसान क्यों करवाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। रीजन, जब उसने गुड्स मेरे को 1 लाख के बेचे थे तो कौन सा उसको 1 लाख के पड़े थे, वो तो उसको 60 या 70 के पड़े होंगे, उसने उसी टाइम पे 30,000 के अराउंड कमा लिया होगा। तो अगर 2,000 का डिस्काउंट दे भी देगा तो कोई नुकसान थोड़ी होगा उसका, तो भी तो उसने 28,000 कमा ली, क्लियर। तो अगर कोई आपको सस्ते में छोड़ रहा है, 1-2 हज़ार कम ले रहे हैं, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो पहले ही काफी कमा चुका है, ठीक है, तो हमें वो नहीं सोचना। अब इसको क्लोज करते हैं, तो ये हो गया 2,02,000 प्लस 190 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू, ये तो खत्म, प्लस 492, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2,02,000 प्लस 190, 392 प्लस 1 लाख 492, और उधर क्या है 492। तो मेन पॉइंट क्या था, अगर आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो फुल सेटलमेंट में और कम पे कर रहे हो तो आपका फायदा हो गया, ठीक है। अब आप लिख लो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आपको लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, started business with cash 10 lakhs and goods 5 lakhs. Started business with cash 10 lakhs and goods 5 lakhs, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, sold goods to Raj on credit worth 1 lakh. Third point, received from Raj 95,000 in full and final settlement.
इस पॉइंट को मार्क करो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। अब आप वीडियो को पॉज कर लो, 5 मिनट्स आप ट्राई करो, उसके बाद आप टैली करना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश एंड स्टॉक। कैश कितना है 10 lakhs और गुड्स कितने के हैं 5 lakhs, तो टोटल कैपिटल आपकी हो गई स्टार्टिंग में 15 lakhs, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू राज ऑन क्रेडिट, आपने 1 लाख के गुड्स बेचे उधार पे। जब आप गुड्स बेचोगे उधार पे तो पैसे कल को आने हैं, तो हमारे लिए हो गया एसेट, और उस एसेट का नाम क्या होता है डेटर, राइट। तो 1 लाख डेटर में आ गए, गुड्स कम हो गए, डेटर बढ़ गया, ठीक है। तो अब न्यू इक्वेशन आ गई 10 lakhs प्लस 4 lakhs प्लस 1 lakh इज इक्वल टू 15 lakhs, ठीक है। टोटल चेक कर लें, 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15। थर्ड पॉइंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। हमने राज को गुड्स बेचे थे 1 लाख के, ठीक है, पैसे आने थे। आगे लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम राज 95,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इस बार क्या हुआ, पैसे आने हैं, अब वो बार्गेनिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि सर मैं तो बस 95,000 दूंगा, लेने तो लो वरना मैं जाऊं। तो अब कैश तो लेना पड़ेगा, छोड़ेंगे थोड़ी। तो हमारे पास कैश कितना आया 95,000, लेकिन वो कह रहे हैं ये फाइनल सेटलमेंट है, मतलब अकाउंट क्लोज्ड, इसके बाद दोबारा नहीं आऊंगा मैं, तो मेरा जो डेटर था वो तो पूरा खत्म, वो तो दोबारा आएगा ही नहीं। तो 1 लाख का डेटर क्लोज। अब आप सोचो फायदा या नुकसान। सुनो भाई, 1 लाख आने थे जो उम्मीद थी, आए कितने 95, तो 5,000 का क्या हो गया नुकसान। नुकसान मतलब कैपिटल माइनस, ठीक है। 1 लाख आने थे 95 आए, तो 5,000 का नुकसान, ठीक है। नुकसान से कैपिटल कम हो जाएगी, आप मैथ्स में चेक भी कर सकते हो। प्लस 95 माइनस 1 लाख, ये मैथ्स में होता है -5,000, और उधर क्या है -5,000, ठीक है। तो ये डिस्काउंट की वजह से हमें लॉस हो गया। अब न्यू इक्वेशन बनेगी 10,95,000 प्लस 4 लाख प्लस 0। ध्यान रखना फुल सेटलमेंट में अकाउंट क्लोज मतलब 0 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 5,000 पेंडिंग दिखा दिए तो वो फुल सेटलमेंट कहाँ हुई, इसका मतलब 5,000 आने हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फुल सेटलमेंट मतलब ये 0 होने वाला है, आगे यहाँ तो कुछ है नहीं, और ये हो गया 14,95,000। चेक कर लें टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। 10,95,000 प्लस 4 लाख ये होता है 14,95, और इधर क्या है 14,95, ठीक है। अब आप लिख लो गाइस। अब जो 3 पॉइंट्स करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश costing 10,000 at a profit of 20%. Sold goods for cash costing 10,000 at a profit of 20%. अब सुनो ध्यान से, हमने गुड्स बेचे कैश पे, कितने के गुड्स थे वो 10,000 के, मतलब कॉस्ट प्राइस थी 10,000। अब एक बात बताओ, जो आपने गुड्स 10,000 के लिए थे, क्या आप उन्हें 10 में ही बेच दोगे? ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो कमाना भी है। तो बीच में हमने प्रॉफिट मार्जिन रखा 20%। 10,000 के गुड्स थे, उस पे प्रॉफिट मार्जिन रखा 20%।
10,000 का 20% कितना हुआ, ये हुआ 2,000। मतलब 10,000 के गुड्स में हमने 2,000 का प्रॉफिट ऐड किया, तो हम कितने में बेचना चाह रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस हो गया 12,000। ठीक है, एक बार दोबारा सुनना, गुड्स थे 10,000 के, आप उसको बेच रहे हो एट अ प्रॉफिट, मतलब ज्यादा में, तो कितने में बेच रहे हो, 12,000 में, राइट। अब इसको प्रेजेंट करना है, तो गुड्स तो हो गए डिक्रीज, क्योंकि गुड्स तो बेचे, तो गुड्स तो गए, कितने गए, 10,000। जब गुड्स बेचे तो गुड्स तो गए, और कैश कितना आया, कैश आया 12,000, तो कैश हो गया इंक्रीज, कितना, 12,000। जब 10 के गुड्स 12 में बेचे तो 2,000 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल में ऐड, तो कैपिटल हो गई इंक्रीज, और कितनी इंक्रीज हो गई, 2,000। क्लियर। सो 10 के गुड्स 12 में बेचे, 2,000 का प्रॉफिट। इसको चेक कर लें अकाउंटिंग क्वेश्चन की फॉर्म में, गुड्स माइनस हुए 10,000, कैश कितना आया, 12,000, और कैपिटल में आ गया आपका प्रॉफिट विच इज 2,000। सो 12 माइनस 10 कितना होता है, 2,000, और यहां पे भी कितना है, 2,000। क्लियर, लिख लो। तो अब करेंगे सेकंड पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कुछ वैसा ही है, बस फिगर अलग है, और ये डिफरेंस है कि क्रेडिट पे है। दोबारा लिखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, पिछली बार कैश पे थे, इस बार क्रेडिट पे है, कॉस्टिंग 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर से हम प्रॉफिट पे बेचेंगे, लेकिन उधार पे बेचेंगे। ठीक है, अब सुनना, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 15,000, प्रॉफिट कितना है 20%। 15,000 का 20% कितना होता है, ये होता है 3,000। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 18,000। ठीक है, 15 के गुड्स प्रॉफिट में बेचे, 18 में बेचे, लेकिन किस पे, उधार पे। तो गुड्स तो माइनस हो गए, गुड्स तो हो गए डिक्रीज, कितने डिक्रीज हो गए, 15,000। क्या कैश आया, नहीं, उधार में बेचे, तो पैसे कल को आने हैं, मतलब डेटर, तो डेटर हो गया इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो गया डेटर, 18,000, राइट। और प्रॉफिट कितना हो गया, जो कैपिटल में ऐड होगा, 3,000। क्लियर। तो 15 के गुड्स 18 में बेचे, 3,000 का प्रॉफिट, ये आप लोग लिख लो। और एक बार दोनों पॉइंट्स रिवाइज कर लो, क्योंकि जो थर्ड पॉइंट करवाऊंगा वो और ट्रिकी है, तो पहले दोनों रिवाइज कर लो। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से देखना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट costing 15,000, both at a profit of 20%. Sold goods for cash costing 10,000, गुड्स बेचे कैश पे 10,000 वाले, और उधार पे बेचे 15,000 वाले, बोथ दोनों को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, ये है आज का सबसे ज्यादा ट्रिकी पॉइंट, बहुत ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैश वाले की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, जो गुड्स आप कैश पे बेच रहे हो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 10,000, और उसको बेच रहे हो एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट हो गया 2,000 का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई इसकी, 12,000। ठीक है, तो देखा जाए
तो गुड्स डिक्रीज हो गए 10,000 के, कैश इंक्रीज, कैश आया 12,000 और प्रॉफिट आया, कैपिटल इंक्रीज 2,000। ठीक है, तो जो गुड्स मैंने कैश पे बेचे वो 10,000 के थे और उनको प्रॉफिट पे बेचा। चलो ये तो हो गया। अब जो गुड्स उधार पे बेचे वो 15,000 के थे, उसको भी प्रॉफिट पे बेचा। तो जो क्रेडिट पे बेचे वो कितने के थे? 15,000 के, और प्रॉफिट कितना है? 20%। 15,000 का 20% कितना होता है? 3,000। तो इसको बेचा 18 में, लेकिन इस बार उधार पे बेचा, तो गुड्स डिक्रीज हुए 15,000 के। ठीक है, ये हटा देता हूं। गुड्स डिक्रीज हुए 15,000 के, उधार पे बेचे हैं, तो डेटर इंक्रीज हुआ 18,000 और प्रॉफिट आया जो कैपिटल में आता है, कैपिटल इंक्रीज हुई 3,000। राइट, जो गुड्स कैश पे बेचे वो ये रहे, जो उधार पे बेचे वो ये रहे। अगर आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है जो अभी करवाया था, बस इस बार फर्क ये है कि थर्ड पॉइंट में इन दोनों को क्लब कर दिया। तो आपको इसको एक साथ दिखाना है एक इक्वेशन के अंदर। तो वो कैसे करें, यहां देखना। अगर मैं देखा जाए तो गुड्स टोटल कितने बिके? 10 के यहां पे, 15 के यहां पे। टोटल गुड्स डिक्रीज कितने हो रहे हैं? 25,000। ये मानते हो? कैश कितना आया टोटल? कैश बस ये वाला आया 12,000। और डेटर कितने आए? डेटर भी एसेट है, डेटर आए 18,000। ठीक है, और प्रॉफिट जो कैपिटल में ऐड होने हैं वो कितना आया? प्रॉफिट 2 + 3 5,000। तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स को क्लब कर दूं तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब चेक करें कि मैच हो भी रही है या गलत की है। 18 + 12 ये होता है 30। 30 - 25 कितना होता है? 5,000। और वहां कितना है? 5,000। ठीक है, तो अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक साथ दिए हुए हैं तो पहले आपको रफ में अलग अलग करना है और फेयर में उसको एक साथ करना है। ठीक है, अब लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मैं 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप ट्राई करिए और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, एंड अब हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हाफ कंसेप्ट हो चुके हैं। तो अब आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट है, उसके बाद आप वो टेस्ट मुझे व्हाट्सएप करेंगे एंड मैं वो चेक करके आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, जितना भी अब तक हुआ है सारा रेडी कर लो, एंड नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट। ओके, सी यू।